बहुत रुक रही है आवाज। ओके। ओके, नो इशू नो इशू। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर हो तो बताइएगा। ठीक है, मेरी आवाज में कोई मसला नहीं है, इंटरनेट मैंने चेंज कर लिया है। तो अब बिल्कुल तहम्मुल से सुनिएगा कि हमने जो प्रीवियस दो क्लासेस हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने अभी आपके सवालात छोड़ दें, अभी फिलहाल मेरी बात सुने। सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया था कि व्हाट इज स्टीशियोमेट्री, स्टीशियोमेट्री क्या होती है। फिर हमने उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, मोल, मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम। कुछ उसके न्यूमेरिकल्स किए थे, सिंपल से न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है। और देन हमने उसकी कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के बाद हमने प्रॉपर स्टीशियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो तीन किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास मास रिलेशनशिप हमने कर ली थी कंप्लीट, और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिए थे। होपफुली आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले कर लिए होंगे। ठीक है। उसके तकरीबन मैंने आपको एक दो तीन और चार चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिए थे। ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे। और ये मैं थोड़ी सी प्रीवियस वर्किंग जो हम कर चुके हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपकी बात का आंसर कर देता हूँ कि बेटा वो बच्चे जो नई क्लास पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके पास प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। चंदा, आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग से जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है, आप खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकेंडली, जिन बच्चों को क्लासरूम का एक्सेस नहीं मिला अभी तक कि सर रिकॉर्डिंग कहाँ से देखें, तो देयर इज अ गूगल क्लासरूम। क्लासरूम पे जाएंगे तो आपको वहाँ सेशन 2025 नजर आएगा। वहीं पर आपको बेटा केमिस्ट्री बाय साद वक्कार, उसमें आपको 11वीं केमिस्ट्री के अंदर स्टीशियोमेट्री ये आपका रेलिवेंट टॉपिक मिल जाएगा विद पीडीएफ। ठीक है। अगर बेटा आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो पहले रिकॉर्डिंग ले लें। अगर आपको पता है कि सर मैं कंटिन्यू कर लूंगा, तो आपको रिकॉर्डिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कंटिन्यू कर लें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, जो बच्चे एमसीक्यूज प्रैक्टिस का कह रहे हैं तो बेटा उसका मैं आंसर कर दूं कि अभी मेरा पूरा स्टीशियोमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ। वंस स्टीशियोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी टीपीपी मैं प्रोवाइड करूंगा, और साथ साथ में इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए थे, मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे। ये मैंने आपको चंद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे, वही क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में आपको समझाया था। ठीक है। मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ। अब वो बच्चे जो मास मास रिलेशनशिप नहीं पढ़ा जिन्होंने, और वो भी परेशान है कि सर हम मास वॉल्यूम कैसे समझेंगे, तो मास वॉल्यूम समझना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मैंने पीडीएफ जो है वो एक ही अपलोड किया हुआ है, हर क्लास का डिफरेंट पीडीएफ अपलोड नहीं करता। उसी पीडीएफ में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नई चीजें भी नजर आती रहेंगी। ठीक है, वो एक ही पीडीएफ है। क्लियर है। बेटा होमवर्क का मैं बता देता हूँ, होमवर्क का भी बता देता हूँ, मैंने आज भी होमवर्क करवाने हैं। मास वॉल्यूम स्टार्ट करें। ओके। तो जिसने मास मास नहीं पढ़ा बेटा, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ चंदा, अभी तक मैं कुछ आगे गया ही नहीं हूँ। जिसने मास मास रिलेशनशिप नहीं पढ़ा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम मास मास रिलेशनशिप से होते हुए जाते हैं। मतलब मास वॉल्यूम करने से पहले आपको मास मास रिलेशनशिप करना पड़ेगा इसी सवाल के अंदर। तो अगर आपने मास मास नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए ज्यादा फायदा है कि आपको समझ में आ जाएगा। और इन केस अगर आपको मास मास वॉल्यूम अपने लास्ट टाइम पढ़ लिया था तो कोई टेंशन नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा। आपका क्वेश्चन, आपका सवाल जो है वो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अब सवाल ही कह रहा है पेज नंबर, वैसे ही किताब का सवाल है, एग्जैक्टली किताब का क्वेश्चन है ये। और ये सवाल कहता है कि कैलकुलेट द
volume of oxygen which is produced by the 49 ग्राम of KClO3। आइए देखते हैं सवाल को। पहले इस सवाल को देख लें। पहले मैं सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अरे यार बस क्या करें, यहाँ पे इंटरनेट का बड़ा मसला था। वहां जब मैं था तो एक क्लास मेरी लैग नहीं होती थी। मतलब पिछले 3 महीने में मुझे नहीं याद मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं एक दफा भी लैगिंग का इशू आ जाए। अच्छा, आपकी जो सेकंड क्लास है वो भी मैं इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगा किस डे पर हुआ करेगी। बेटा अभी तो मेरा ख्याल है, अभी तो मेरी तरफ से वॉइस का कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों की तरफ से भी इशू होता है। ये मेरे पास मॉनिटरिंग भी साथ साथ चल रही है। कहीं पर भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आते तो इसका मतलब है मेरे पास से वॉइस लैगिंग का इशू है। तो इशू है सर। बहुत। बेटे जस्ट अलाउ मी अ मिनट, मैं जरा ये मसला हल कर लूं ताकि स्मूथली हम बढ़ सके। किसी भी एक चीज का मास दे दे और दूसरी चीज का वॉल्यूम पूछ ले तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द 49 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है। अब आइए कैसे सवाल बनता है इसका। इसी तरह एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बच्चे का वैलिड क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि सर पंजाब बोर्ड में स्टीशियोमेट्री से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, आइसोटोप्स और एटॉमिक मास वगैरह। यस बेटा, वो मैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर करवा दूंगा। फिलहाल वो वैसे वो कहीं भी पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी उसको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में करवा दूंगा। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं भी नोट कर लेता हूँ। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मैं वो करवा दूंगा कि एटॉमिक मास वगैरह कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, चीजें मैं करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर फोकस कीजिए। अब जनाब, KClO3, मैंने आपको बताया था इक्वेशन जो होगी वो पेपर में लिखी हुई आएगी। आपने इक्वेशन की टेंशन नहीं लेनी। अब दोबारा ये सवाल कोई ना करे इक्वेशन से रिलेटेड। ये इक्वेशन आपको पेपर में लिखी हुई आएगी। KClO3 जो है वो डिकम्पोज होता है, किसमें डिकम्पोज होता है? पोटेशियम क्लोराइड के अंदर KCl में डिकम्पोज होता है और साथ साथ ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। इक्वेशन का मसला तो हल हो गया। सेकंड, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? क्या इक्वेशन हमको बैलेंस मिलेगी या इक्वेशन हमको बैलेंस नहीं मिलेगी? दूसरी प्रॉब्लम। इक्वेशन आपको 99 ऑफ द परसेंट केसेस के अंदर बैलेंस मिलती है। चंद एक केस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में नहीं मिलती। तो जब बैलेंस फॉर्म में नहीं मिलती तो यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इस केस में बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट क्लास से पहले कुछ का हल निकालूंगा। आ जाए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द 49 ग्राम ऑफ KClO3। पहले क्वेश्चन का आंसर के सर ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, कैसे पता चला? कि उसने आपसे वॉल्यूम पूछा और उसने आपको मास प्रोवाइड कर दिया। दूसरी बात, सर ये मास वॉल्यूम है, कैसे पता चला? उसने आपको मास दिया, मास होता है ग्राम्स में, और उसने आपसे वॉल्यूम पूछा। वॉल्यूम के लिए वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि वॉल्यूम बताइए। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद सवाल में इक्वेशन मौजूद होगी। यस सर, इक्वेशन मौजूद होगी।
चौथी चीज क्या, इक्वेशन बैलेंस होगी। 99% ऑफ द केसेस में इक्वेशन बैलेंस होती है। अगर आपको नहीं बैलेंस मिले तो यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने विदाउट बैलेंसिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो वो क्वेश्चन क्या होगा, गलत कंसिडर किया जाएगा, और उससे जो आने वाला आंसर होगा वो भी क्या होगा, गलत होगा। राइट। जी बेटा, ये सिंध बोर्ड पर भी सवाल ये अच्छा, इसमें एक चीज लाजमी होनी चाहिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द 49 ग्राम ऑफ KClO3 एट STP। ये जुमला यहाँ पे लिखा हुआ मैंडेटरी होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे पूछा गया है। अगर ये जुमला नहीं लिखा गया STP वाला तो इसका मतलब वो कोई टेम्परेचर और प्रेशर आपको देगा। अच्छा, वो जो टेम्परेचर और प्रेशर देगा उसके बाद आप इस पे जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे, जो कि फिलहाल हमारा आउट ऑफ द स्कोप है। जब हम जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तभी वो सवाल हम करेंगे। अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है कि लाजमी STP होगा। जब जनरल गैस इक्वेशन हम कर लेंगे तो हम विदाउट STP वाले न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। STP स्टैंड्स फॉर क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है सर, 0 डिग्री सेल्सियस, यू कैन राइट इट 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है सर, 1 atm या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ जाए, इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो इक्वेशन बैलेंस होगी, यहाँ पर आप 2 लगाएंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 2 6। इसको भी आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब मास ना गिवन हो मोल गिवन हो तो मैं कराता हूँ, वो करवाता हूँ भी, फिलहाल मास वाला तो करें। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो चीज गिवन होती है, जो चीज गिवन होती है उसकी टर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं। सर मतलब आपको कौन सी क्वांटिटी गिवन है, सर ये आपको मास गिवन है, आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। तो आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो चीज गिवन होती है उसकी टर्म्स में इक्वेशन को लिखा जाता है। वॉल्यूम गिवन होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ मास लिखूंगा, नहीं सर गलत हो जाएगा। वॉल्यूम गिवन होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। फिलहाल यहाँ पे मास गिवन है तो मैं क्या लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ मास लिखूंगा। अब इन टर्म्स ऑफ मास नहीं बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 नहीं बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी बहस चढ़ जाए, बहुत जरूरी काम चल रहा है यहाँ पे और आप पता नहीं स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके बैठी हुई है। वो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इन टर्म्स ऑफ मास की जब मैं बात करूं तो मैं इसको मास में कन्वर्ट कैसे करूंगा, अपनी इक्वेशन को समझिएगा। उसको समझने से पहले एक और काम की बात, KClO3 आपको गिवन है और मैंने कहा था जो फैक्टर गिवन होता है उसके ऊपर आप कायदे आजम की टोपी लगा देते हैं, और जो रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लगा दिया, ये बात भी क्लियर है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई ये चीज गिवन है और ये चीज रिक्वायर्ड है। KCl ना क्वेश्चन में पूछा गया, ना गिवन किया गया, तो इसका मतलब है इस सवाल में KCl का कोई लेना देना नहीं है। और जब KCl का कोई लेना देना नहीं है तो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर आपने एक कट लगा दिया। इसको गोलागंडा नहीं बनाना, इसको कंसीडर नहीं कर रहे इसलिए इस पे कट लगाया है। इक्वेशन में इसका रोल है, इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। आइए इन टर्म्स ऑफ मास लिखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मास लिखना मैंने आपको सिखाया था कि पोटेशियम का मास होता है 39। अब ये भी गिवन हो सकता है, नहीं तो आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे गिवन होने के चांसेस भी होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो गिवन होता है लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपने इसको याद करना है, बेहतर है। पोटेशियम 39, क्लोरीन होता है 35.5, और ऑक्सीजन होता है किसके बराबर, 16 के बराबर। 16 × 3 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये आपने मास लिखा है तो इसके आगे यूनिट लगा देंगे आप ग्राम्स का। इक्वेशन के साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स लिखे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो मैंने पूरे ओवरऑल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ऑक्सीजन की बारी, जब ऑक्सीजन की बारी होती है तो ऑक्सीजन होता है 16 × 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखे हुए थे, 3 लिखे हुए थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए जरा देखते हैं, जब इसको सॉल्व किया 39 + 48 + 35.5 तो ये 122.5 बना। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये बन गया 245 ग्राम। ये क्या बन गया, 245 ग्राम।
ये था 16 × 2, 16 × 2 क्या होता है 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होता है 96 ग्राम। अब इस इक्वेशन को समझिएगा। अब ये इक्वेशन आपसे फरमा रही है कि भाई 245 ग्राम अगर आप अपने घर पर KClO3 लेकर आओगे, अगर अपने घर पे आप 245 ग्राम KClO3 लेकर आओगे तो यू विल गेट 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। यू कैन कंसिडर इट 245, ठीक है। तो आपको 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। जब 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सवाल आपसे क्या कह रहा है। अब दिस इज मास मास रिलेशनशिप कि 245 ग्राम से 96 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाएगा। दिस इज मास मास रिलेशनशिप। अब सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई मैं 245 ग्राम यूज नहीं कर रहा, मेरे पास ये मौजूद कितना है, सवाल में कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। तो 245 ग्राम से 96 ग्राम मिलेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ यू हैव 49 ग्राम ऑफ KClO3 देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल ऑब्टेन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा। ओके। आसमा बेटा अपने इंटरनेट चेक कीजिए, मेरा ख्याल है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा इन टर्म्स ऑफ मास, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इन टर्म्स ऑफ मास क्यों लिखा। जिस क्वांटिटी में आपको गिवन होता है क्वेश्चन, आप इक्वेशन को उसी में रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको मोल्स गिवन होते क्वेश्चन में, अगर आपको मोल्स गिवन होते तो आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख, इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखते। अगर आपको मोल्स गिवन होते तो आप इन टर्म्स ऑफ क्या लिखते, मोल्स लिखते। फॉर नाउ आपको मास गिवन है तो आपने इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है, मास लिखा है। मोल्स की एग्जांपल मैं करवाऊंगा अभी, मोल्स के सवाल में करवाऊंगा अभी। आई रिपीट, आपको सवाल में मास गिवन था, आपने मास लिखा। मोल्स गिवन होते आप लिखते इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर आपको वॉल्यूम गिवन होता तो आप इन टर्म्स ऑफ क्या लिखते, वॉल्यूम लिखते। ये तीन बातें क्लियर हो गई। वॉल्यूम और मोल्स वाला सवाल में भी करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली मैंने क्या किया भाई, सबके एटॉमिक मासेस लिखे, सबके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कोई क्लिप। अभी सवाल क्या कह रहा है कि भाई 49 ग्राम अगर आप KClO3 लेकर आएंगे तो आपको कितने DM³ ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये सवाल का आखिर में हमने कंक्लूजन कर लिया। तो याद रखिएगा, हम एक क्वांटिटी से दूसरी वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर क्या बोला, स्टेटमेंट दे रहा हूं कि भाई आपको गिवन है ग्राम्स में, आपसे पूछा गया DM³ में। ये बात सबसे कीमती है, गोल्डन बात है, समझिएगा। तो आप डायरेक्टली इससे ग्राम्स में DM³ में नहीं जा सकते। यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट। आपको पहले ग्राम से, अगर आपको ग्राम्स गिवन है तो आपको दूसरी क्वांटिटी का भी ग्राम्स ही कैलकुलेट करना है। आपको इसका ग्राम ही कैलकुलेट करना है। मतलब अगर आपको एक का मास गिवन है ना, तो दूसरे का वॉल्यूम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरे का भी आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, मास ही कैलकुलेट करना है। देन यू विल कन्वर्ट दिस मास इनटू द वॉल्यूम। देन आप इसके मास को वॉल्यूम में यूजिंग द फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मास। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट सबसे पहले चंदा आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 245 ग्राम जो था, 245 ग्राम ऑफ KClO3 जो था वो प्रोड्यूस कर रहा था 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने लिख दिया था जो आपने येलो हाईलाइट किए। वॉल्यूम के फॉर्मूले से ही करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन पहले आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आपने लिख दिया कि 245 ग्राम से 96 ग्राम बन रही थी, तो 49 ग्राम से कितनी बनेगी। तो इसके लिए सिंपल सी मैथमेटिक्स है, मेरे MD कैट के प्यारे बच्चे मैथमेटिक्स समझिएगा यहाँ पर।
245 ग्राम से 96 ग्राम बन रही थी, अब मुझे 49 ग्राम से निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 245 को वहां ले जाकर डिवाइड कर दूंगा। तो 245 नीचे आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब 1 से तो मैंने कुछ नहीं करना, 1 एक यूनिट नंबर होता है। 1 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो वो शक्ल बन जाती है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा, 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें आप बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है। व्हाट इज माय रिक्वायर्ड नंबर, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है 49 ग्राम। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, 49 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैथमेटिक्स कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करें जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। तो 49 से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया है, तो आप राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 49 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा मेरी एक भी दफा कनेक्टिविटी डाउन नहीं हुई, तो इंटरनेट का इशू मेरी तरफ से नहीं है। ड्यूरिंग द भी एक बार भी मेरी कनेक्टिविटी डाउन नहीं हुई जब से मैंने नेट चेंज किया है। ठीक है, तो ये ग्लोबल इंटरनेट को इशू हो सकता है जो कि पाकिस्तान में चल रहा था, लेकिन मेरी तरफ से कनेक्टिविटी कोई ब्रेक नहीं हो रही। तो ये तो आपकी तरफ से भी इशू हो सकता है। अब जल्दी से आ जाए, आगे देखें। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हुआ क्या, आपने आखिर में आंसर लिखा, जब आंसर लिखा सॉल्व किया तो सर आंसर आया 96 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय तो इसका आंसर आएगा समथिंग अराउंड 19.2। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल है 2-3 बार मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर चुका हूँ आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है विदाउट कैलकुलेटर हाउ टू सॉल्व। तो आपने अच्छी तरीका तो ये है इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए आपको 2 लेक्चर्स गिवन किए गए हैं बार बार सर बिलाल के, जिसमें आपको क्विक मैथ सिखाई गई है कि हाउ टू डिवाइड, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू स्क्वायर, हाउ टू टेक अ स्क्वायर, हाउ टू टेक अ स्क्वायर रूट। सारी चीज उसमें बताई हुई है, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही बताए हुए हैं। तो आपने ये वहां से कर लेना है। फिलहाल अगर आपने वो लेक्चर्स कवर नहीं किए, 2 लेक्चर्स हैं वो नहीं किए, तो यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम कैलकुलेटर। अभी कैलकुलेटर से कर लें। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ फाइनली, कि 245 ग्राम जो KClO3 था उसने प्रोड्यूस किया 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सर ये कैसे पता चला आपको, तो ये मैंने इक्वेशन से मालूम किया, ये जो मेरा येलो हाईलाइटेड है उसको देखिए। लेकिन मुझे 245 ग्राम के लिए थोड़ी बताना था कितनी ऑक्सीजन बनेगी, मुझे बताना था 49 ग्राम के लिए। तो मैंने 245 को कन्वर्ट किया 49 में। कैसे कन्वर्ट किया, 245 को डिवाइड करवा दिया और 49 से मल्टीप्लाई करवा दिया। दिस इज सिंपल। अब मुझे ये बताइए, जी बेटा मैं दोबारा से सेंड करवा देता हूँ। मैं दोबारा इसको क्विक जो क्विक मैथ्स के 2 लेक्चर्स हैं जिसमें हाउ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हाउ टू सॉल्व, हाउ टू मल्टीप्लाई डिवाइड, वो लेक्चर्स में दोबारा से आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड करवा देता हूँ अभी। अब ये 19.2 आ गया, लेकिन मुझे बताइए क्या ये फाइनल आंसर है, हाँ या ना। नो सर ये फाइनल आंसर नहीं है। कैसे पता चला फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि सर ये 19.2 ग्राम्स में है। यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब ये ऑक्सीजन का मास आया है, मुझे ऑक्सीजन के मास से कुछ नहीं लेना देना, मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए। तो मेरा लास्ट काम क्या होगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालो। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको बताया था। क्या बताया था, अभी रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर अभी आपका एक और वो भी क्लियर होगा, क्या नाम है कॉन्सेप्ट, एट एसटीपी। ये फॉर्मूला सिर्फ एसटीपी पर काम करता है, अगर एसटीपी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी किसके बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ऑक्सीजन के, हाँ या ना। अच्छा, अच्छा बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। यस बेटे कैलकुलेशन लंबी हो, इस सवाल की पर्टिकुलरली तो लंबी है। लेकिन नॉर्मली याद रखिएगा, जो पेपर में सवालात आते हैं, जो पेपर में सवालात आते हैं वो एग्जामिनर ने डिसाइड करके सॉल्व करके बनाए होते हैं।
वो पेपर के सवालात की मैं एग्जांपल करवाऊंगा जब टीपीपी करवाऊंगा कि पेपर में क्या सवालात आते हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये होता कैसे है। जब मैं टीपीपी करवाऊंगा तो वहाँ पेपर वाले सवालात हैं, तो वहाँ पर कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं करूंगा मैं। वहाँ पर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 1 मिनट और 2 मिनट। आपको 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करना होगा, तो उसकी कैलकुलेशंस आसान नहीं होती लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं होती। तो कैलकुलेशन को लेके परेशान मत हो फिलहाल। फिलहाल बस ये देखें कि करना कैसे है। सही है जी। आगे आते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स। अब अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स का अपना फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का? किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स होती है 22.4 डीएम क्यूब। अच्छा, यहां से भी आप मोल्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या तो यहाँ पे लाके निकाल दें। मोल्स कैसे निकालने हैं भाई? ये रहा आपके पास 19.2 ग्राम। आप यहाँ पर क्या करें, 19.2 ग्राम को ऑक्सीजन के मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, चैंपियन, ऑक्सीजन का मोलर मास 96 रख देंगे। अबे भाई 96 जो है वो इक्वेशन से पर्टेनिंग है, क्योंकि इक्वेशन में 3 लगा हुआ है। इक्वेशन में 3 नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं। लेकिन जब आप मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 32 होता है। 16 इंटू टू क्या होता है? 32 होता है। ठीक है। 16 इंटू टू क्या होता है? 32। तो 19.2 को 32 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.2 या 1.3, सॉरी 1.4 के करीब इसका आंसर आएगा। यस, 0.6 इसका आंसर आएगा। मैं उल्टा डिवाइड कर रहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.6 मोल्स। इसका आंसर आएगा 0.6 मोल्स। तो आपने मोल्स ऊपर ही कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपने हटा दिए मोल्स को। तो आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिए सर? हाथ की हाथ ही आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिए। मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब जनाब, सेकेंडली क्या करना है? 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। तो इसका आंसर आएगा 13.44 डीएम क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा? 13 पॉइंट, बिल्कुल डीएम क्यूब। अब मुझे बताइएगा, वॉइस का इशू हो रहा है। अब तो वॉइस का इशू ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तो मैं बेटा फाइबर तरीन नेट लेकर आ गया हूँ, स्ट्रॉन्ग फाइबर वाला नेट लगा दिया है। मेरे पास से कोई कनेक्टिविटी ब्रेकडाउन नहीं हो रही। वो लिखा हुआ आ जाता है कनेक्टिविटी ब्रेक होती है तो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, तो वो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपकी तरफ से वॉइस का इशू है। मतलब आपके पास भी तो इंटरनेट चल रहा है ना, आप लोग तो कौन सा बेटा इंग्लैंड में बैठे हुए हो। तो ये 13.44 डीएम क्यूब आपका आंसर आ गया। आपने क्या किया सवाल को मैं जल्दी से क्विकली क्विकली रिकॉल करवाता हूँ कि मास गिवन था, वॉल्यूम निकालना था, तो पहले आपने मास की मदद से मास कैलकुलेट किया। मास की मदद से क्या कैलकुलेट किया आपने? मास कैलकुलेट किया। फिर उस मास को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया वॉल्यूम में। तो दिस इज सिंपल मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, कुछ सवाल इसके मैं आपको देता हूँ और कुछ सवाल इसके हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। मुझे 1 मिनट, 1 मिनट दिएगा, मैं सवालात पेस्ट कर दूं। कुछ सवाल हम अभी कर लेते हैं, 1 मिनट दिएगा बेटा, ताकि मैं ये देख लें, जब तक आप क्वेश्चन देख लें इसका मैं मजीद सवाल पेश कर दूं। मैं बेटा खामोश हूँ 1 मिनट। स्टिल दिस इज द कंफ्यूजन व्हाई वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन स्टिचोमेट्री। आपका क्वेश्चन पार्क कर रहा हूँ, मैं भी आंसर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन इन स्टिचोमेट्री। मैं भी इस क्वेश्चन को पार कर रहा हूँ, अभी आंसर कर देता हूँ मैं, ठीक है। 32 क्यों लिखा है वो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
जी बेटा मैं खामोश हूँ, मैं क्वेश्चन आपके पेश कर रहा हूँ थोड़े थोड़े से। अल्लाह अकबर। लीटर्स को डीएम क्यूब कंसिडर कीजिएगा। जी बेटा अब मैं शॉर्ट, अब मैं तेजी से ही करवाऊंगा। मैं इसको पहले मैंने डिटेल में समझा दिया, मैं इसको शॉर्ट ही करवाऊंगा। लीटर्स लिखा हो या डीएम क्यूब लिखा हो, बात एक ही है। डीएम क्यूब जो था वो आपका वॉल्यूम का ओल्ड यूनिट था, वॉल्यूम का ओल्ड समझा जाने वाला यूनिट था। और लीटर जो है वो इसका न्यू यूनिट है। तो लीटर लिखा हो या वो लिखा हो, बात एक ही। अच्छा एक सवाल था कि भाई व्हाई वी नीड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले तो इसको समझिए कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी होती है। अगर आप विदाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन स्टीशियोमेट्री करेंगे, तो स्टीशियोमेट्री का मतलब क्या है? स्टीशियोमेट्री का मतलब ये है कि सर भाई प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का रिलेशनशिप निकालना। रिलेशनशिप निकालना कौन सा वाला? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। दिस इज कॉल्ड एज स्टीशियोमेट्री। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालने के लिए दोनों एंड्स आपके बैलेंस होने चाहिए, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप जो निकलेगा वो अनफेयर रिलेशनशिप होगा। तो भाई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का निकाल रहे हो तो बोथ एंड्स शुड बी बैलेंस। तो वो दोनों एंड्स आपके क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। दैट्स व्हाई यू नीड बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन स्टीशियोमेट्री। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा, आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। ठीक है। केसीएल को बेटा इसलिए मैंने रिमूव किया था क्योंकि इक्वेशन में उसका कोई अमल दखल नहीं था क्वेश्चन के अंदर। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मींस मैंने पहले बताया था क्वांटिटी का रिलेशनशिप। क्वांटिटी के दो तरीके होते हैं, या तो मास या तो वॉल्यूम या मोल्स। तो क्वांटिटी का रिलेशनशिप जो होता है इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। एक होता है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई क्वालिटी कैसी है। मैं क्वालिटी पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओनली क्वांटिटी पे। तो स्टीशियोमेट्री टॉक्स अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आ जाए। अब पहला सवाल जल्दी से देख लेते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर प्रेजेंट एट एसटीपी। ये सवाल बेटा पास्ट ईयर का सवाल है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर प्रेजेंट एट एसटीपी इफ द सैंपल कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पे आ जाएं। आप लोग अभी एनी अदर मेथड को छोड़ें, पहले क्वेश्चन पर आ जाएं। बेटा फिलहाल इसको फोकस करें, पास्ट ईयर का सवाल है। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट एसटीपी इफ द सैंपल कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसको मास वॉल्यूम में लेकर मत जाइएगा। ये बहुत आसान सवाल है। ये सवाल क्या कहता है कि भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.41 डीएम क्यूब। 1 मोल पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 22.41 डीएम क्यूब। ये कितने मोल के लिए पूछ रहा है? 2 मोल्स के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय जब 2 करेंगे तो मैथमेटिक्स कहती है दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, आंसर क्या आएगा? 44.82 डीएम क्यूब। तो इस किस्म की कैलकुलेशन के सवाल एग्जाम में आते हैं कि जिसको आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अब इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लेकर बैठ गया तो बेटा वो बैठा रह जाएगा। ठीक है। तो इस किस्म के सवाल पेपर में आते हैं। ये सवाल पेपर से निकाला हुआ है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस ईयर का सवाल है, 2 साल पहले का 3 साल पहले का सवाल है।
अभी सेकंड क्वेश्चन देख लें। इफ यू हैव 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल ऑक्यूपाई एट एसटीपी। अब ये बेटा अगेन सेम क्वेश्चन है, बस मास को किस में चेंज कर दिया, मोल में चेंज कर दिया। मास को किस में चेंज कर दिया, सॉरी, मास को मोल्स को इन्होंने ग्राम्स में चेंज कर दिया। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। सही है। सेम गोज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल दिया हुआ इन्होंने। तो ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये क्विकली कर लेंगे सारे। शाबाश, चैंपियन माशाल्लाह। अब इसकी सम के सवाल पेपर में आते हैं। अब मैं आता हूँ इक्वेशन वाले सवाल के ऊपर, जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर आ जाते हैं। ये सारे सवाल बेटा आप लोग कर लेंगे इजिली, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों की स्पीड माशाल्लाह बहुत तेज चल रही है, तो ऐसी बात है कि जिनका कॉन्सेप्ट पुराने अच्छे क्लियर होंगे तो, और नेट की स्पीड भी अच्छी होगी तो वो जल्दी जल्दी करते रहेंगे। लेकिन टेंशन नहीं है, हमें सबको साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। परेशानी नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे। आ जाए। बेटा इक्वेशंस नीचे रिएक्शन के नाम पे गिवन है। इक्वेशंस गिवन है बिचंदा, ये इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं, मैं भी कराता हुई हूँ, मैं करवाता भी हूँ। हौसला रखिएगा। अभी एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। अच्छा भाई, पहले वाले सवाल की इक्वेशन गिवन नहीं है, तो वो CH4 की कंबस्शन है। अच्छा, अब ये मेरे टेक्निक समझे, ये मैं सारे सवाल वो ले रहा हूँ जो कभी ना कभी पास टेन में आया हुआ और मेरी पास लिस्ट में मौजूद है। अब इस सवाल में देखिए, पहले वाले सवाल में उसने इक्वेशन गिवन नहीं दी। अब बेटा सबसे पहली काम की बात समझे, सबसे पहली काम की बात समझे कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने इक्वेशन डेलिबरेटली गिवन नहीं की। तो क्यों गिवन नहीं की, इसकी रीजन समझिएगा। ये इक्वेशन कौन सी है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो बेटा आप जब पेपर एग्जाम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो एग्जामिनर ये कंसिडर कर रहा है कि आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। और जब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है तो आपने कंबस्शन ऑफ मीथेन का रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है। और कंबस्शन ऑफ मीथेन का रिएक्शन क्या होता है? CH4 प्लस का O2 प्रोड्यूसेस CO2 प्लस का 2H2O। तो वो इक्वेशन जो आपके कोर्स का पार्ट है, जो आपने किया हुआ है, तो वो तो बेटा वो देगा नहीं, वो तो नहीं देगा वो एग्जामिनर। अगर उसने दे दिया तो वो उसका वेल एंड गुड है, उसने दे दिया। अगर वो एग्जाम्पल आपके बुक का पार्ट है कहीं ना कहीं का, बुक से मतलब आपने कहीं पढ़ा हुआ है उस रिएक्शन को, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिएक्शन नहीं देगा। ये तो कंपटीशन है बेटा आपका। जी बेटा, आप लीटर्स को हटा के डीएम क्यूब लिख दीजिएगा। आप लीटर्स को हटा के डीएम क्यूब लिख दीजिएगा। तो ये समझ में आ गया, हाँ या ना, कि इक्वेशन क्यों नहीं दी हुई थी पहले सवाल के अंदर? ये समझ में आ गया पहले सवाल में इक्वेशन क्यों नहीं दी हुई थी? यस सर। आ जाइए, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भाई हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब यहां पर उसने रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस का 3H2। हाँ, जब इक्वेशन की नीड नहीं होगी आप डायरेक्ट मोल्स भी निकाल सकते हैं। यस,
जब इक्वेशन की नीड नहीं होगी तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नो इशू। अब उस सवाल में मैंने अभी सवाल पढ़ा नहीं पूरा कंप्लीट, तो अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो तो बेहतरीन है। अभी फिलहाल बेटा इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए जो लास्ट वाला मैंने लिखा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस उसने पूछी हुई है। जो चीज पूछी जाती है उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है जी। और जो चीज गिवन होती है उसके ऊपर हम कायदे आजम की टोपी लगा देते हैं। 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको गिवन है तो इसके ऊपर कायदे आजम की टोपी लगा दी। अब हाइड्रोजन ना तो पूछा गया, ना तो बताया गया। आई रिपीट, हाइड्रोजन ना तो पूछा गया, ना तो बताया गया, तो इसके ऊपर हल्का सा कट कर दीजिएगा कि इस सवाल में हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, ऑल दो हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ इक्वेशन। अब जल्दी से मुझे बताइए, मैं इक्वेशन को किसकी टर्म्स में लिखूंगा? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मास लिखूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ मोल लिखूंगा। भाई नाइट्रोजन के कितने मोल्स आपके इक्वेशन में स्टैंडर्ड मौजूद हैं? तो सर नाइट्रोजन के जो आपको मोल्स मौजूद है स्टैंडर्ड, वो 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 मोल। क्या लिखोगे? 1 मोल। अमोनिया के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 मोल्स। अब जरा समझिएगा साइंस को। ये इक्वेशन कह रही है कि आप 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन घर पे खरीद के लाओ तो आपको अमोनिया के 2 मोल्स मिल जाएंगे। आई रिपीट, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर आप लेकर आओ तो अमोनिया के 2 मोल्स मिल जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट 1 मोल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके लिए? 1.5 मोल्स के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1.5 मोल्स के लिए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1.5 के लिए बताओ कितने मोल्स मिलेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है। 1 के लिए अगर 2 मिलेंगे तो 1.5 के लिए, 1 के लिए अगर कितने मोल्स मिलेंगे? 2 मोल्स मिलेंगे। तो 1.5 के लिए क्या हो जाएगा? अब ये आपकी बेटा फैक्टर मेथड कहलाता है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो 1 से मिल रहे 2 मोल्स डबल, तो 1.5 का डबल क्या होता है? 3 मोल्स। 1.5 का डबल क्या होता है बेटा? 3 मोल्स। 1.5 का डबल होता है 3 मोल्स। तो ये 3 मोल्स ऑफ अमोनिया आपको मिल जाएंगे। ये समझ में आया 3 मोल्स कैसे आया? 3 मोल्स कैसे आया, ये समझ में आ गया? 3 मोल्स समझ में आ गया, यस। अब मुझे आंसर में मोल्स नहीं चाहिए, मुझे आंसर में वॉल्यूम चाहिए। मुझे आंसर में क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो चंदा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, 22.41 डीएम क्यूब। अब क्विकली हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.41 डीएम क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा इसका 67.3 डीएम क्यूब। तो 67.3 डीएम क्यूब इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल कौन सा था? मैं 1.4। अच्छा बेटा, ये जो मैंने ये वाला पार्ट किया है इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ ये क्या किया गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, देखें पहले समझे सवाल को, पहले इसको समझे। इक्वेशन में नाइट्रोजन और अमोनिया की रिलेशनशिप क्या है? कि नाइट्रोजन का एक बंदा कंज्यूम होगा तो अमोनिया कितने बंदे बनेंगे? 2। आई रिपीट, जिसको इक्वेशन में प्रॉब्लम है सिर्फ वही अभी मेरी बात का आंसर करे कि भाई नाइट्रोजन का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नॉट, खाली इसका आंसर करें, मुझे आगे मत बढ़िएगा प्लीज। जिसको प्रॉब्लम है, इक्वेशन कह रही है
कि नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होगा तो अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे? 2 बनेंगे। यस, क्लियर है। तो भाई अगर नाइट्रोजन का 1.5 मोल्स कंज्यूम होगा तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर वुड बी 3 मोल्स। आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 3 मोल्स। तो इस तरह मैंने 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अदरवाइज जो बच्चा मेरी तरह बिल्कुल ही वीक है, तो वो क्या करे? वो क्या करे? कोई टेंशन नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते बेटा। वो इसको इस तरह भी कर सकता है। कैसे कर सकता है वो इसको? कि भाई 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये लिख दिया आपने। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब आपको कितने मोल्स गिवन है? 1.5 मोल्स गिवन है। तो यहाँ पर आप 1.5 लाएंगे तो 1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। आंसर वुड बी 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं यूनिट मेथड से। मैंने आपको फैक्टर मेथड से करवा दिया डायरेक्ट। अल्लाह बेटा, एवरेज नहीं लिखा मैंने, खुदा रहा इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करें। एवरेज तो मुझे पता भी नहीं कैसे निकालते हैं। तो एक सवाल क्लियर हो गया कैसे किया। एक और सवाल कर ले मोल वाला। बेटा मैं जरा पानी पी लूं, 2 मिनट दीजिएगा, जरा पानी पी लूं मैं। आप भी पानी वानी पी लें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। बेटा वो तहम्मुल रखिएगा, जिन्होंने नहीं किया वो देख लें। क्या कहता है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर नीडेड टू प्रोड्यूस 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया था ना, सवाल रिवर्सिबल भी होता है। वो आपसे मास देके वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम देके मास भी पूछ लेता है। मास देके वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम देके मास भी पूछ लेता है। तो ये उसी की एग्जांपल है कि उसने वॉल्यूम दिया और आपसे क्या पूछ लिया? मास पूछ लिया। तो कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले आपने क्या लिखा? इक्वेशन लिखा। सबसे पहले आपने क्या लिखी भाई? इक्वेशन लिखी। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है, तो इसके ऊपर आपने कायदे आज़म की टोपी पहना दी। कैल्शियम ऑक्साइड का कोई काम नहीं है, ना पूछा गया ना बताया गया, हल्का सा कट मार दिया ताकि आपको पता चल जाए इसका सवाल में कोई लेना देना नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको रिक्वायर्ड है, राइट। अब उसने क्या दिया है? उसने दिया लीटर। हाँ, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, ये वाली इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन एवरी एनी सिचुएशन। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ये इक्वेशन बैलेंस है। अब उसने क्या दिया है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर नीडेड टू प्रोड्यूस 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22.4 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस करने हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा? तो इसको बहुत क्विकली हम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए उसने क्या गिवन है? लीटर गिवन किया हुआ है, डीएम क्यूब गिवन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक चीज। मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मास गिवन नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं लिखूंगा, मोल गिवन नहीं है। वॉल्यूम गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं। इसमें कोई टेंशन है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम तो सर पता नहीं कैसे निकालते हैं, तो आप इसको ट्रीट कर लें समझने के लिए। अपने सवाल को आसान करने के लिए आप इसको ऐसे लिखे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं ना उसको वॉल्यूम मान ले। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1 लिखे हुए हैं। तो अब इसको बोल दें कि भाई ये क्या है? 1 डीएम क्यूब, 1 वॉल्यूम है। इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखे हुए हैं? 1। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स को आप वॉल्यूम कंसिडर कर लें सवाल को आसान करने के लिए, सवाल आसान हो जाएगा। अब समझे जरा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने वॉल्यूम गिवन है? 22.4। 22.4। तो रिलेशन किसका है? सर 1:1 का रिलेशन है ना।
अगर एक वॉल्यूम आपका, एक डीएम क्यूब अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो एक ही डीएम क्यूब कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। एक ही डीएम क्यूब क्या चाहिए होगा? कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। अगर 10 डीएम क्यूब बनेंगे तो 10 चाहिए होंगे, 20 डीएम क्यूब बनेंगे 20 चाहिए होंगे। तो 1:1 का रिलेशन है। तो 22.41 बनेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? लेकिन लेकिन बेटा रेशो मेथड ही है, चंदे रेशो मेथड ही है। अब 22.41 डीएम क्यूब तो कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम आ गया, बट दे आर आस्किंग अबाउट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के मास की बात कर रहे हैं। तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे सर? हमारा जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? कि वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ जी, इक्वेशन में ट्रीट करने के लिए आप डीएम क्यूब को और मोल्स को सेम मान सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट एसटीपी, क्विकली देखें, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41 डीएम क्यूब। इसके एक और तरीके से भी करवाऊंगा मैं अभी। फिलहाल यहाँ पे फोकस करें। वॉल्यूम ऑफ 22, वॉल्यूम कितना गिवन है? 22.41 डीएम क्यूब। वॉल्यूम गिवन है 22.41। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू, आपको तो मास निकालना है ना, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। या इसको भी नंबर ऑफ मोल्स ही रहने दें, इसको भी नंबर ऑफ मोल्स ही रहने दें। हम नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लेते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 22.41। अभी 22.41 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे जाकर क्या हो जाएगा सर? ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जब ये आगे डिवाइड हो जाएगा तो 22.41 डिवाइडेड बाय 22.41, आंसर विल बी 1 मोल। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा 1 मोल। अब ये तो 1 मोल क्या आया? आंसर आया है। 1 मोल जो आंसर आया, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? इसको मास में कन्वर्ट करना है। तो 1 मोल आंसर आया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास निकलेगा वो मास कितना निकलेगा? 100 ग्राम। सर ये मास कैसे निकाल लिया डायरेक्टली? तो भाई परेशानी की बात नहीं है। मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? मास निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आपको मोल्स कितने निकल के आए? 1 के बराबर। मोलर मास किसके बराबर था? 100 के बराबर। तो 100 × 1 क्या हो जाएगा? 100 ग्राम्स पर मोल भी कह सकते हैं इसको। 100 ग्राम्स पर मोल, ये इसका क्या निकल के आ जाएगा? मास निकल के आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, इससे आपने डायरेक्टली कर लिया। एक तो ये तरीका है कि आपने क्या निकाला, आपने क्या किया? वॉल्यूम आपको गिवन था। अभी हमने क्या किया बेटा? वॉल्यूम आपको गिवन था, वॉल्यूम की मदद से आपने क्या निकाला? दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम। और जो दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम आया, उस वॉल्यूम को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल्स में। मोल्स का मतलब आपने उसको मास में कन्वर्ट कर लिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा। वो किस तरीके से कर सकते हैं दूसरा तरीका? आप इसका, वो सेकंड मेथड ये है कि ये जो आपको गिवन मोल्स हैं, ये जो आपको गिवन वॉल्यूम है, इस गिवन वॉल्यूम को पहले आप किस में कन्वर्ट कर लें? मास में कन्वर्ट कर लें। इस गिवन वॉल्यूम को पहले मास में कन्वर्ट कर लें। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेकंड मेथड बेटा मैं बता रहा हूँ आपको इसका। वो मैं करवा नहीं रहा, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सेकंड मेथड, वो सेकंड मेथड भी आसान से मेथड है कि आप पहले क्या करें? आप पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम गिवन है, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई बाय 22.41 dm³। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। पहले बेटा जो बात मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रही है कि आप क्या करेंगे, सेकंड मेथड में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कितने आ जाएंगे, 1 मोल्स आ जाएंगे। पहले सेकंड मेथड में क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को कन्वर्ट किया मोल्स में, इस वॉल्यूम को मैंने कन्वर्ट किया मोल्स में, ठीक है। तो ये 1 मोल आ गया आपके पास। अब अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। जब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का भी कितना चाहिए होगा, 1 मोल। 1:1 का रिलेशनशिप है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब 1 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आंसर आएगा वो भी क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर, क्योंकि 1:1 का रिलेशन है। इक्वेशन बैलेंस है, 1:1 का रिलेशन है। आपको मास चाहिए था, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड है। तो ये मेथड्स आप कैसे बनाते हैं, जब आप फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो अब इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सवाल सॉल्व हो रहा है। सही है। देर आर टू मेथड्स। पहला मेथड है कि वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाला, देन उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड मेथड क्या है कि भाई वॉल्यूम को पहले मोल में कन्वर्ट किया और दूसरे सब्सटेंस का मोल निकाला, मोल को मास में कन्वर्ट कर लिया। ये जो दो बातें कह रहा हूँ ना मैं अंग्रेजी में, इसको उर्दू में अपने पर्चे में लिखे, अपनी कॉपी में लिखे, उसको अपनी उर्दू इंग्लिश रोमन में लिखे कि पहले मेथड में क्या किया, सर वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाला, देन उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया और मास मालूम कर लिया। सेकंड मेथड में वॉल्यूम को पहले मोल में कन्वर्ट किया और फिर उस मोल से मोल निकाला और मास में कन्वर्ट कर लिया। ये दो बातें लिखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, आ जाइए। अब मैं आता हूँ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर। क्वेश्चन वन का क्या आंसर आ रहा था भाई, बता दे कोई। क्वेश्चन वन का क्या आंसर आ रहा था। सिंपल है ना। देखिए भाई, क्वेश्चन वन का आंसर बहुत सिंपल है, जिसको नहीं आ रहा वो देख ले। मोल से सवाल और आसान हो जाता है। देखिए, जिंक के कितने मोल्स दिए हुए, 2 मोल्स दिए हुए। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि रिलेशन कौन सा है, 1:1 का। अच्छा, इक्वेशन में बैलेंस करनी पड़ेगी, इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। तो भाई अगर जिंक के 2 मोल्स दिए हुए हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, 2 बनेंगे। अब हाइड्रोजन का क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 22.41 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 44.82। तो अब जो बोल रहा था बच्चा, पेपर में इतनी मुश्किल कैलकुलेशन आती है, इसमें क्या मुश्किल कैलकुलेशन है, पेपर के सवाल आते हैं, पेपर में ये सवाल आते हैं, अगर आते हैं तो। ठीक है। नहीं बेटा, कल के फर्स्ट क्लास में बेटा आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे पास ना बड़े मासूम बच्चे हैं जो फंस जाते हैं, तो इसलिए ये शुरू शुरू की क्लासेस थोड़ी सी स्लो होती हैं, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के बारे में क्लियर हो जाए। शुरू की क्लासेस बेकार हो जाती हैं, बच्चे को समझ में नहीं आती, बच्चा फिर आगे कोई क्लास नहीं लेता। अभी क्लासेस समझ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग सारे इसी फ्लो से चलोगे। ऑब्वियसली मैं चीजें रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता होता है, वन गो में समझ जाते हैं, तो उनको लगता है सर आप जल्दी आगे चले जाएं। लेकिन आपके लिए मैं आगे चले जाऊंगा तो पीछे जो 300 बच्चे बैठे हैं बेटा, वो परेशान रह जाएंगे ना। सबको साथ लेके चलना है, आगे जाके कहीं आप भी फंसोगे तो फिर आप बोलोगे सर आप रिपीट क्यों नहीं कर रहे। तो मिक्स मिक्स करके चलते हैं हम। टेंशन नहीं है, मैं वैसे थोड़ा सा स्लो हूँ, मुझे आइडिया है, लेकिन मैं इसलिए स्लो हूँ ताकि सारे बच्चे मेरे साथ चलें, कोई एक भी ना बोले सर क्लास के बाद आप भाग गए थे आगे। सारे मसले यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलें जी, आगे आते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब ये बहुत ही बेकार रिलेशनशिप है, इसके सवालात पेपर में नहीं आते, क्योंकि इंतहाई आसान किस्म का या इसका तरीका होता है। वॉल्यूम गिवन होता है, वॉल्यूम पूछा जाएगा। वॉल्यूम ही गिवन होता है, वॉल्यूम ही पूछा जाएगा। वॉल्यूम ही गिवन होता है, वॉल्यूम ही पूछा जाएगा, तो आपने इसमें कुछ भी, ये बेटा सारे सवाल हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग कर लीजिएगा। खासतौर पे वो बच्चे प्रैक्टिस कर लें जो बेटा भी वीक है इसके अंदर, जो स्ट्रांग है उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है फिलहाल। जब मैं टीपीपी करूंगा तो उनकी वहां पे देखेंगे कि भाई वो कितने चैंपियन है, कितने पानी में है, जब हम टीपीपी करेंगे इंशाल्लाह।
इसके अगली क्लास में टीपीपी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, मैं एक ही सवाल इसका कराऊंगा। वो कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम, और गिवन भी क्या होता है वॉल्यूम। एक ही सवाल इसका कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस दे दूंगा, वो कर लीजिएगा। इस एक सवाल को ढंग से समझिएगा। वो कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। जी बेटा। Calculate the volume of oxygen gas required by the combustion of 10 dm cube of CH4 at STP। ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। अब इसकी सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन अगेन ये वो इक्वेशन है जो नहीं भी गिवन हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि CH4 ये कंबस्शन आपने सेकंड ईयर केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू का ही रिएक्शन पढ़ा होता है। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस का 2H2। इक्वेशन बैलेंस कर लें। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करें। कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। 2 टू जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 टू जा 4 हो जाएगा। साथ में हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन ही बैलेंस। अब आपको लिखना है सवाल को इन टर्म्स। अब यहाँ पर किस टर्म्स में लिखेंगे, क्या गिवन है मुझे बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे। यस, वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो वॉल्यूम ही गिवन होगा, वॉल्यूम में रिक्वायर्ड होगा। इन टर्म्स ऑफ क्या लिखूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा। सर वॉल्यूम को आसान करने के लिए आप मोल से रिलेट कर देते हैं। आपको सर गिवन क्या है, सर आपको गिवन है CH4, CH4 के ऊपर कायदे आजम की टोपी लगा दी। और सर आपने ऑक्सीजन मालूम करना है। ना ये किसी काम का है, ना ये किसी काम का है। अब ये रिएक्टेंट रिएक्टेंट में ही सवाल हल हो गया, प्रोडक्ट तक गए नहीं। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 10 डीएम क्यूब। अब ये रिलेशन कह रहा है कि अगर CH4 का एक बंदा आएगा तो ऑक्सीजन के 2 बंदे चाहिए होंगे, 1:2 का रिलेशन है। कितने रिलेशनशिप है, 1:2 का। तो भाई CH4 के कितने वॉल्यूम आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो अगर CH4 के 10 वॉल्यूम आ रहे हैं, 10 डीएम क्यूब आ रहे हैं, तो कितने चाहिए होंगे इसको, 20 डीएम क्यूब। तो ये आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व भी नहीं करना, खत्म, आंसर हो गया ये। तो ये आपका सवाल जो होता है वो इक्वेशन में ही सॉल्व हो जाता है। तो ये पेपर में कभी मैंने देखे नहीं है, लेकिन आ गए तो हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई मसला है। अच्छा जी। प्रैक्टिस करने के लिए मैं सवाल देता हूँ आपको। बेटा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री यहाँ इस टिश्यूमेट्री में ही होती है। अब इसमें आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो बेटा फिर अपने लिए दुआ करें और सर के लिए भी दुआ करें। वैसे केमिस्ट्री मजे की बात है, इंटरेस्टिंग तो होती नहीं है। लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे, हाँ, वो बेचारे केमिस्ट्री पढ़ाते थे लेकिन उनको केमिस्ट्री खुद पसंद नहीं थी। और वो केमिस्ट्री पढ़ाते तो थे लेकिन कहते थे मुझे पसंद नहीं है केमिस्ट्री, बस जिंदगी ने इस काम पे लगा दिया तो मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो मैं, मुझे तो पसंद है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। मुझे जिंदगी ने इस काम पे नहीं लगाया। तो मुझे पढ़ाना ही पसंद है, पढ़ना ही पसंद है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो कहते थे केमिस्ट्री एक सजा है। वो बेचारे केमिस्ट्री पढ़ाते तो थे लेकिन बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते थे लेकिन वो केमिस्ट्री को पसंद नहीं करते थे, कहते थे यार अजीब बेकार सब्जेक्ट है। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी थी, पढ़ाते थे वो इंजॉय भी करते थे पढ़ाते हुए, लेकिन वो कहते थे कि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा जी, वन वॉल्यूम मैंने क्यों लिखा, कि नंबर ऑफ मोल्स को रेप्लिकेट किया है ना, मैंने 2 बार बोला है कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपने मोल्स को ट्रीट करना है एज अ वॉल्यूम। जो मोल्स होते हैं ना,
वो मोल्स आपके पास क्या बन जाएंगे, वॉल्यूम बन जाएंगे। ये मैं 3 बार बोल चुका हूं, मेरा ख्याल है उस टाइम आप चाय पी रहे थे आप, इसलिए आपने सुना नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा कि वन वॉल्यूम आपको जो इक्वेशन में लिखा है वो लिखा मैंने, स्टैंडर्ड मोल्स लिखे ना बेटा। कितने मोल्स थे, 1 मोल थे तो एक लिखा। 1 मोल को कितने ऑक्सीजन चाहिए सर, 2 ऑक्सीजन चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अगर 1 को 2 चाहिए, 2 को 4 चाहिए होंगे, 5 को 10 चाहिए होंगे, और 10 मोल्स को कितने चाहिए होंगे, 20 चाहिए होंगे। अब वॉल्यूम लिखे, डीएम क्यूब लिखे, बात एक है, तो इससे मत घबराएं, मैंने वॉल्यूम लिख दिया, आप इसको डीएम क्यूब कर दें। मैंने वॉल्यूम लिखा है, आप इसको क्या कर दें, डीएम क्यूब कर दें। तो ये सारे सवाल आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा, और ये सारे सवाल ऐसे हैं जो इक्वेशन में ही सॉल्व हो जाएंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टीशियोमेट्री बेसिक यहाँ पर एंड हो गई है। मेरा टेस्ट आपके 20 सेकंड से स्टार्ट होंगे, टेस्ट का प्लानर आपको मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट का प्लान आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी बेटा ले लें, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। प्लानर मैंने आपको देना है, मैं इंशाल्लाह बेटा लास्ट वीक में ट्रैवलिंग कर रहा था, उसकी तैयारियों में लगा हुआ था, तो मैं इंशाल्लाह इस वीक आ गया हूँ। तो मैं प्लानर को फाइनलाइज कर लूँ, ठीक है। मैं प्लानर बेटा दे देता हूँ, फाइनलाइज कर लूंगा मैं इंशाल्लाह, परेशान मत हो। एसटीपी पर अगर ये सवाल नहीं दिया होगा तो यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन इन्वॉल्व होगी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वहां से इसका रिलेशनशिप निकालेंगे, वहां पे ये सवाल एक बार दोबारा कराऊंगा मैं, वहां पर ये सवाल एक बार दोबारा कराऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन वहां पर एसटीपी पर नहीं कराऊंगा, वहां पर डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट टेम्परेचर पे कराऊंगा। आइए लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो पहले कंज्यूम हो जाए, रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट। वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए, और स्नेक कल गिलास नहीं होगी, वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए और साथ ही वो पहले कंज्यूम होने के बाद, वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए और साथ ही रिएक्शन को स्टॉप कर दे, और रिएक्शन को साथ ही वो क्या कर दे, स्टॉप कर दे। तो उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट या ऐसा रिएक्टेंट होता है जो पहले कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होते साथ ही वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सिस रिएजेंट जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, वो एजेंट एक्सिस रिएजेंट भी है, एक्सिस रिएक्टेंट भी वो होता है जो रिएक्शन खत्म होने के बाद, रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी मौजूद हो रिएक्टेंट की फॉर्म में, तो वो कहलाता है एक्सिस रिएजेंट, ठीक है। और साथ साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद एक और पॉइंट भी आता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोडक्ट का लीस्ट, जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है ये वो बनाता है, मतलब प्रोडक्ट बनाना तो कम से कम प्रोडक्ट जो होता है वो ये बनाता है। आइए अब इसके सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं 10 ग्राम ऑफ ईच सल्फर एंड आयरन आर गिवन, फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ आयरन सल्फाइड। वैसे पेपर में सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट ही पूछता है, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप फंसे नहीं, क्योंकि अभी को मेरे बहुत सारे शहजादे ऐसे होंगे जो मास मास रिलेशनशिप और लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन को मिक्स कर देंगे।
चले भाई, आ जाए वो कौम जिसको ये लग रहा है कि सवाल मास मास रिलेशनशिप का है। भाई देखने में तो सर स्टेटमेंट वाइज तो ये सवाल मास मास रिलेशनशिप का ही लग रहा है। जी कितने बच्चे ऐसे हैं? जी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, में दोबारा बता देता हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्टेंट में पहले खत्म हो जाए, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए और जिसके खत्म होने से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, बस वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। एक रिएक्शन 10 रिएक्टेंट से मिलकर बन रहा है, तो एक रिएक्टेंट ऐसा है जिसके खत्म होने के बाद आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ही वो बेटा मेरी आवाज आ रही है? बेटा मेरा इंटरनेट का इंतकाल हो गया था, तो वो अभी वापिस आया है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चंदा पहले मुझे बस ये बता दें, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटे? जी बेटा, मेरा इंटरनेट का इंतकाल हो गया था, अभी उसको रिकनेक्ट हुआ है वो। मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, वो इंटरनेट गया था, मैं खामोश हो गया था। मैं रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कहाँ पर था, और मैं मैसेज ही करने लगा था। अच्छा जी, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, मेरी आवाज कहीं मसला हो तो बताइएगा। रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दूँ? लिमिटिंग रिएक्टेंट की। जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मैं डेफिनेशन बता रहा था। वो क्या होता है कि ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए और जिसके कंज्यूम होते ही रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक बात हो गई। अभी सवाल में कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ आयरन एंड सल्फर आर गिवन, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन सल्फाइड। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है, क्या ये सवाल देखने से लग नहीं रहा कि ये मास मास रिलेशनशिप का सवाल है? क्योंकि इसमें इसने क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और पूछ भी क्या रहा है, मास रहा है। क्या दिखने से नहीं लग रहा? अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपने मास मास से। शाबाश शयान चैंपियन, माशाल्लाह। हमेशा याद रखिएगा स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर, हमेशा याद रखिएगा इस बात को बेटा, गोल्डन बुलेट्स में लिख लें। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कौन सी होती है? मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम के अंदर जो गिवन वैल्यू होगी वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस की होगी। जितने सवाल एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, जितने सवाल मैंने करवाए हैं, आप चाहे जाके एक एक सवाल को पढ़ लें, तो जो गिवन वैल्यू होती है वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस या एक ही कंपाउंड की होगी, सिर्फ एक सब्सटेंस की गिवन होगी। बट लिमिटिंग रिएक्टेंट में जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो सारे के सारे रिएक्टेंट्स आपको गिवन होंगे, चाहे वो एक रिएक्टेंट हो चाहे वो 10 रिएक्टेंट्स हो, सारे रिएक्टेंट्स आपको गिवन होंगे। तो ये सवाल मास मास रिलेशनशिप की तरह दिखता तो है, बट ये मास मास रिलेशनशिप नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं भैया कि 10 ग्राम आपको हमने आयरन दिया है, 10 ग्राम आपको हमने सल्फर दिया है। बताइए हाउ मच ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड विल बी प्रोड्यूस, आयरन सल्फाइड कितने बनेंगे? अब मैं अब ये सवाल कौन सा हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। सर ये चीज तो क्लियर हो गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है तो उसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स आपको गिवन होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? देयर आर 3 स्टेप्स टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इनटू मोल्स। जो भी आपको डेटा गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करें। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने की। 3 स्टेप्स कर लेंगे तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा।
सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल्स में कन्वर्ट करें। आपने अपने डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है डिवाइड बाय कोफिशिएंट। उसका जो कोफिशिएंट है, जो आपके पास कोफिशिएंट लगा होता है ना, उस कोफिशिएंट से डिवाइड करें। तीसरा आखिरी स्टेप क्या होता है, जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जो स्मॉलर वैल्यू होगी, यस। अब जल्दी से पहले इसके तीनों स्टेप्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मोल्स निकाल लिए। बेटा मेरे टैबलेट को क्या हो गया है। सबसे पहले मैंने मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लिए मैंने, आयरन के। तो आयरन का मास, नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले आयरन के, तो आयरन का जल्दी से बेटा मैं क्विकली निकाल रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, आयरन का मास कितना गिवन है, 10 ग्राम। आयरन का एटॉमिक मास क्या होता है, 56 के बराबर। फिर नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए सल्फर के। सल्फर का मास है 10 ग्राम और इसका एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 56 करें और 10 डिवाइडेड बाय 32 करें। तो 10 डिवाइडेड बाय 56 करेंगे तो योर आंसर विल बी 0.17। आपका आंसर आएगा 0.17 के बराबर। और 10 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.312 के बराबर। ठीक है जी। अब दोनों के कोफिशिएंट से डिवाइड करें। तो आयरन का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो जो स्मॉलर वैल्यू है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, आयरन की वैल्यू स्मॉलर है, तो आयरन आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अभी कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि कोफिशिएंट किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो, बात एक। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, ये स्टेप नंबर 1 था मोल्स निकालना। ये स्टेप नंबर 2 था कि कोफिशिएंट से डिवाइड करना। ये स्टेप नंबर 3 था कि भाई जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या होता है मेरे शहजादे, कोफिशिएंट वो होता है जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स लगे होते हैं वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं लगे हुए, 1 लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको स्टेप नंबर 2 नहीं किया। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से आप सल्फर का मास निकालोगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना आया, 0.17 मोल्स। कितना आया, 0.17 मोल्स। अब आपने मास ऑफ सल्फर निकालना है, तो इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ कि आयरन प्लस सल्फर प्रोड्यूसेस आयरन सल्फाइड। आपने आयरन सल्फाइड का मास निकालना है। आपको मोल्स पता है, आपको क्या पता है, मोल्स पता है। कैसे पता है मोल्स, भाई अभी आपने मोल्स कैलकुलेट किए थे। आयरन के मोल 0.17 है, 0.1। बिल्कुल मास मास की तरह करूंगा इस सवाल को। आपको आयरन के मोल्स पता है, तो आप लिख लें इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो आयरन का मोल है 1 के बराबर, आयरन सल्फाइड का भी 1 के बराबर है, 1:1 का रिलेशन है। तो ये बोल रहा है कि भाई आयरन के एक्चुअल मोल्स कितने हैं, 0.17। तो आयरन सल्फाइड के भी कितने हो जाएंगे, 0.17। आयरन सल्फाइड के मोल्स पता चल गए। आपको चाहिए आयरन सल्फाइड का मास। तो मास निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस, mass of substance equals to number of moles multiply by molar mass। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे किसके बराबर है, 0.17 के बराबर है। मोलर मास किसके बराबर हो जाएगा, 56 प्लस 32, तो ये 98 हो जाएगा। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 0.17, आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 88 हो जाएगा। 56 प्लस 32 88 हो जाएगा। तो 88 प्लस 0.17 आपका आंसर आ जाएगा 114.96 ग्राम। बेटा आपको दोबारा बता रहा हूँ, कैलकुलेशंस करना सीखनी है। ये मैं तो बहुत आसानी से कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सीखनी है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पॉइंट्स की मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करते हैं। इसके लिए आपको लेक्चर्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, सल्फर के क्यों नहीं निकाले, भाई मैंने पहले ही डेफिनेशन बताई थी, उस टाइम शायद आप चाय पी रहे थे।
मैंने कहा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है उसी हिसाब से। अब सल्फर जितना भी हो, जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका आयरन खत्म होगा, आयरन सल्फाइड बनना बंद हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका खत्म हुआ तो आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका क्या है? आयरन। तो जितना आयरन प्रोडक्ट बना सकता होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, आगे आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। 56 प्लस 32 कैसे किया? मैं आयरन सल्फाइड के मोलिकुलर मास की बात कर रहा हूँ ना, मोलर मास ऑफ आयरन सल्फाइड। तो भाई आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, सल्फर का होता है 32, तो 56 प्लस 32 कर देंगे हम। जिसका मैं मास निकाल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास भी तो उसके ही लिखूंगा। तो मास में निकाल रहा हूँ आयरन सल्फाइड का, तो मॉलिक्यूलर मास भी आयरन सल्फाइड का लिखूंगा। एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, मोलर मास आपने खुद से कैलकुलेट करने हैं। चले जी, ये सवाल एक मैं लिख रहा हूँ। मुझे बताइए जल्दी से कौन सॉल्व करेगा। मुझे पहले बताइए सवाल क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट का है या नहीं है। कह रहे हैं कि भाई 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम है, 15 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, इसमें तो बता दिए इसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। अच्छा, अगर मैं इसमें से ये स्टेप ये निकाल देता हूँ, तो अब मुझे बताइए कि पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम करेंगे। अभी तो फिलहाल स्टेटमेंट से पता चल गया आपको। चलें जी, सेकंड सवाल है आपके पास। N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूसेस। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी बेटा, सारे रिएक्टेंट तो गिवन है। 20 ग्राम्स मैग्नीशियम का गिवन है, 15 ग्राम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गिवन है। दो ही तो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट गिवन है। अब मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। अभी समझिए, अभी सवाल को समझिए पहले कैसे करेंगे। पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखें, नीचे वाला क्वेश्चन देखें। कह रहा है 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा को मोल्स में लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे उसने आसानी की हुई है, मोल्स में दिया हुआ है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, मोल्स को डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से। तो भाई हम मालूम डिवाइड करेंगे 6 को नाइट्रोजन के कोफिशिएंट से जो 1 है, और इसी तरह हम 10 को डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट मतलब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे, 3 से। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा, 6। 10 डिवाइडेड बाय 3 आंसर समथिंग अपॉन 3.33 आएगा। तो इसका आंसर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। यहां तक सब क्लियर है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने कैसे निकाला। लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने कैसे निकाला, ये क्लियर है। पहले मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स से उसको फिर मैंने, ठीक है, शाबाश, चैंपियन, माशाल्लाह, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना आ गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, आप मोल्स को डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से,
नाइट्रोजन के 6 मोल थे, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट था 1, तो 6/1। हाइड्रोजन के मोल्स थे 10, कोफिशिएंट था 3, तो 10/3। जो स्मॉलर आंसर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोबारा बता दिया। कोई परेशानी है? तीसरी बार भी बता दूं क्या? या लूप चला दूं 10 तक का, कि 10 तक एक ही बार बताते जाऊं मैं? क्लियर है अभी बेटा, ये दोबारा बता दूं? अब मैं आगे चले जाऊंगा ना, जब सवाल कंप्लीट हो रहा होगा तो वो आएगा सवाल, फिर चैट पे मैसेज आएगा, सर वो दोबारा बता दिए कोफिशिएंट वाला। तो एक बार कान खोल के, दिमाग खोल के, घुटने खोल के सुन लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल है हमारा जो दिमाग होते हैं घुटने में होते हैं वो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपसे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको दोनों रिएक्टेंट्स गिवन है। जब दोनों रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं तो वो सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। ये बात क्लियर है? अब मैं फौरन फौरन बता रहा हूँ, तो जिसको क्लियर नहीं है, जो बेटा मेरी आवाज ब्रेक हुई होगी शायद। मेरी आवाज आ रही है सही? मेरी आवाज सही आ रही है? ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा पहले वो समझे कि 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है और 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। पहले हमें इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई? दोनों को उनके कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटा जो मोल्स लगे हुए होते हैं, जो बैलेंसिंग के लिए नंबर लगा हुआ होता है, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो नाइट्रोजन के साथ 1 लगा हुआ है तो नाइट्रोजन को 1 से डिवाइड किया। हाइड्रोजन के साथ 3 लगा हुआ है तो हाइड्रोजन के 10 मोल्स को 3 से डिवाइड किया। कोई ना कोई आंसर आएगा ना। तो जो आंसर आएगा छोटा वाला जो होगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, वो आपका लिमिटिंग, जी बेटा मालूम कर सकते होंगे, मैंने इक्वेशन का भी यूज नहीं किया, आप इस तरीके से मालूम कर लें। तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिए। अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकला है उसके मोल्स कितने हैं? 10 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स। अब मुझे उसकी मदद से अमोनिया की वॉल्यूम निकालना है। अमोनिया क्या निकालना है? मैंने वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे गिवन क्या है? मोल्स गिवन है। इन टर्म्स ऑफ मोल्स मैं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इक्वेशन आपको पेपर में मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ, मैंने क्या लिखा? मोल्स लिखा। नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, नाइट्रोजन के मोल्स किसी काम के नहीं है। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो यू विल कंसिडर ओनली द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब जरा समझिए, ये कह रहा है कि भाई अगर 3 मोल्स हाइड्रोजन के आएंगे तो 2 मोल्स अमोनिया के बनेंगे। 2 मोल्स अमोनिया के बनेंगे। और अगर 10 मोल्स हाइड्रोजन के आएंगे तो कितना वॉल्यूम अमोनिया का बनेगा, ये बताइए। तो कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं अमोनिया के मोल्स कितने बनेंगे। अब ये सिंपल मास वॉल्यूम का सवाल है। तो मैं लिखता हूं भाई, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, ये एज पर द इक्वेशन लिख रहा हूँ, एज पर द इक्वेशन लिख रहा हूँ कि 3 मोल जो हाइड्रोजन के हैं वो प्रोड्यूस कितने करते हैं? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। आपको कितने मोल्स गिवन है? 10 मोल्स गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब ये जो 3 था, ये 3 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पर आपने निकाल लिए मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है? उस आंसर को 22.41 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। जी भाई, ये क्लियर हो गया। 2/3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो यहाँ से आपको आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया।
ठीक है। 6.66 मोल्स आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 22.41 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 149। तो इसका जो 6.66 मोल्स आएंगे, उसको 22.41 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम निकालने का आपको पता है तरीका, आपने निकालने सीखा है कि वॉल्यूम ऑफ NH3, ये देखें अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल था, उसने लिंक कर दिया किसके साथ, मास वॉल्यूम के रिलेशनशिप के लिंक कर दिया। तो इस तरीके से ही पेपर में पूछा जाता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मैं इसका जो क्या नाम है आपके पास इसको सॉल्व एट STP, ठीक है। 149 DMQ। 3.33 के साथ क्यों नहीं किया बेटा? कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी मैंने? 2/3 आंसर आएगा 0.66 मल्टीप्लाई बाय 10। 3.33 कहाँ से लेकर आ गए हो आप बेटा? 3.3, हाँ अनुषा बेटे 3.33 तो एक सिर्फ मेथड था जिससे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करोगे। इट विल